सो हाय हेलो एवरीवन। हाँ भाई, देखिए आज जो कंप्यूटर अनुदेशक का जो एग्ज़ाम लगा है उसके अंदर जो फर्स्ट पेपर में जो साइंस आई है उसके क्वेश्चन आंसर अपन देखने वाले हैं। और मज़े की बात मैं आपको बता दूं कि सारे क्वेश्चंस क्लास 10th की साइंस की बुक से हैं, एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है भाई, तो चलो अपन सीधे क्वेश्चंस की तरफ डिस्कशन करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, यानी जाइलम का कार्य कुछ है। ठीक है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनो। तो चारों पांचों विकल्प आपको पढ़ने थे। आप लोग जानते हैं जाइलम किसका परिवहन करता है? जल का परिवहन करता है। जैसे जाइलम जैसे जल, याद रखने का तरीका। और जल जाता है नीचे जड़ों से होते हुए, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। तो जाइलम का क्या काम है? जल का परिवहन। दिशा क्या होगी? नीचे से ऊपर। तो ऑप्शन देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? केवल नीचे की दिशा में, ये गलत हो जाएगा। ऊपर नीचे दोनों नहीं होगा, केवल ऊपर। हाँ, ऊपर होगा, लेकिन लिखा है भोजन। भोजन का परिवहन थोड़ी ना करेगा, केवल ऊपर की दिशा में जल के परिवहन के लिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके भाई, आगे देखो क्वेश्चन नंबर आगे कौन सा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 1, ये लेसन नंबर 5 में मिलेगा आपको क्लास 10th की साइंस की बुक में। अगला है, इमली में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो बच्चे को पता है इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल किस में होता है? खट्टा दूध या दही में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है। सिट्रिक अम्ल आपके नींबू संतरा में होता है। ये क्लास 10th की साइंस का लेसन नंबर 2, अम्ल क्षारक एवं लवण, वहां से पूछा गया है। क्लियर? आगे देखो और कौन से क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? यानी मानव मादा का हिस्सा नहीं है, ऐसा पूछा है। तो शुक्रवाहिका ये नर का होता है। डिंब वाहिनी जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहता है, ये मादा का होता है। अंडाशय मादा का, गर्भाशय मादा का। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये लेसन नंबर 7 में मिलेगा आपको, क्लास 10th की जीओ में जनन। ठीक है, वहां पर मिल जाएगा। आगे देखो और कौन सा क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9, ब्यूटेनॉन 4 कार्बन वाला एक यौगिक है जिसका कार्यात्मक समूह पूछा है। तो ब्यूटेनॉन लास्ट में ऑन आ रहा है तो कीटोन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? कीटोन। ये लेसन नंबर 4 का क्वेश्चन है, कार्बन एवं उसके यौगिक। क्लास 10th की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखो यदि किसी भी यौगिक के नाम के पीछे आ जाए ओइक अम्ल, जैसे मैथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, तो वो होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। यदि किसी भी नाम के पीछे आ जाए ऑन तो वो हो जाए कीटोन। जैसे देखो ब्यूटेनॉन, ऑन आ रहा है, ब्यूटेनॉन, प्रोपेनॉन। ठीक है, तो ये कीटोन हो जाएगा। यदि किसी भी नाम के पीछे ऑल आ जाए तो वहां पे होगा एल्कोहल, जैसे एथेनॉल। ठीक है, मैथेनॉल, तो ऑल आ रहा है पीछे वो एल्डिहाइड। यदि एल आ जाए तो एल्डिहाइड हो जाएगा, जैसे प्रोपेनेल, प्रोपेनेल, तो एल आ रहा है तो एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपके क्लास 10th की साइंस का लेसन नंबर 4 का क्वेश्चन था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, इसके अलावा साइंस का कौन सा क्वेश्चन है? हाँ जी, ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो ब्लैक एंड व्हाइट को ना श्याम श्वेत फोटोग्राफी भी कहते हैं। श्याम का मतलब ब्लैक, श्वेत का मतलब व्हाइट। ये देखो एक्चुअल में क्या है, क्लास 10th की साइंस का जो लेसन नंबर 1 है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वहां से किसने पूछा गया है। तो वहां पे एक अभिक्रिया दे रखी है अपघटन अभिक्रिया। उसमें क्या है कि जो AgPr होता है ना, सिल्वर ब्रोमाइड, ये प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाता है। किस किस में? Ag+Br2 में। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया होती है ना, इस अभिक्रिया का उपयोग हम श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है? ये अपघटन अभिक्रिया होती है। तो अपघटन इज राइट आंसर। और अपघटन के भी 3 टाइप होते हैं कि किसके द्वारा अपघटन हो रहा है। तो किसके द्वारा हो रहा है? प्रकाश के द्वारा। तो ये प्रकाशीय अपघटन होता है। ठीक है, अपघटन को वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, विघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अपघटन हो गया कौन सा? प्रकाशीय अपघटन। लेकिन यहाँ पर केवल अपघटन दे रखा था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? आगे देखो
आगे और कौन सा क्वेश्चन है साइंस का, ये देखो क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो ये एक्चुअल में लेसन नंबर 11 विद्युत धारा का क्वेश्चन है। देखो P बराबर सूत्र होता है शक्ति का, P बराबर VI। P का मतलब विद्युत शक्ति, ठीक है, पावर। P बराबर VI, तो VI ये तो आपका सही है, ठीक है। अब देखो V बराबर होता है IR, तो हम V बराबर जब IR रखेंगे, V बराबर IR रख दिया और एक I पहले से है, सूत्र बन जाएगा I स्क्वायर R, तो I स्क्वायर R ये भी सही है। और देखो जब V बराबर होता है IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन R। जब हम I बराबर V अपॉन R रखेंगे तो P बराबर V, I का मान क्या रखेंगे V बटा R, तो V इंटू V स्क्वायर अपॉन R, तो V स्क्वायर अपॉन R ये भी है। तो कौन सा नहीं है, IR स्क्वायर नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी VI V स्क्वायर अपॉन R और I स्क्वायर R ये तीनों विद्युत शक्ति के सूत्र हैं, ये नहीं है, ठीक है। और यही पूछा कौन सा नहीं है। क्लियर। आगे देखो और कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 देखो। निम्नलिखित में से किस तत्व में दो कोष हैं और दोनों पूरी तरह से भरे हुए हैं। देखो वैसे क्वेश्चन हम डायरेक्ट कैसे सोल्व कर सकते हैं। दो कोष हैं और दोनों पूरी तरह से भरे हुए हैं। यदि कोष पूरी तरह से भरे हुए हैं ना, तो कहने का मतलब वो होता है उत्कृष्ट, ठीक है, यानी किसी से क्रिया नहीं करेंगे। और उत्कृष्ट कौन कौन से होते हैं आपको पता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन। रेडॉन भी होता है, आर्गन, रेडॉन, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन ये होता है। अब देखो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे, ठीक है। कोष होते हैं KLMN, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32। तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो K कोष हो जाएगा, तो हीलियम के पास तो एक ही कोष है, ये तो हीलियम आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। देखो कैल्शियम इनमें से है नहीं तो कैल्शियम नहीं होगा, बोरोन भी नहीं है तो बोरोन भी नहीं होगा, बचा कौन नियॉन, तो वैसे आंसर हो जाएगा। चेक भी कर सकते हैं नियॉन कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन 10 नंबर पे, तो इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 10 हो जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन तक K कोष में और शेष 8 इलेक्ट्रॉन L कोष में। तो देखो 2 कोष हो गए नियॉन के पास, K और L, और दोनों कोष कंप्लीट भरे हुए हैं, तो नियॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे देखो और कौन सा क्वेश्चन है साइंस का, और कौन सा क्वेश्चन है, पर गए क्या, नहीं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 40। एक व्यक्ति एक अंधेरे कमरे में धूप में बाहर निकलता है, पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कैसे नियंत्रित और नियमित करती है। तो वैसे आपको पता है कि आंख में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश होता है ना, इसकी मात्रा को कौन कंट्रोल करता है, पुतली, है ना, प्यूपिल। देखो सबसे बाहर का जो हिस्सा होता है ना, कॉर्निया होता है, ठीक है। कॉर्निया के बाद में होता है परितारिका, आइरिस, और परितारिका के बाद में होता है आपकी पुतली, प्यूपिल। तो जो सबसे पहले प्रकाश प्रवेश करेगा वो कॉर्निया से प्रवेश करता है, ठीक है। और कॉर्निया के बाद में परितारिका होती है। परितारिका क्या करेगी, हमारी आंखों का रंग डिसाइड करती है कि हमारी आंखों का रंग क्या होगा। और परितारिका के पीछे पुतली होती है, और पुतली के आकार को भी कौन कंट्रोल करेगा, परितारिका। लेकिन पुतली क्या करती है, पुतली कंट्रोल करेगी प्रकाश की मात्रा, भाई कितना प्रकाश जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए। यदि ज़्यादा प्रकाश जाएगा तो इसका आकार घट जाता है, ठीक है। लेकिन पुतली को कौन कंट्रोल करेगा, परितारिका। तो यहाँ पे जो खेल है ना वो पुतली का है, क्योंकि प्रकाश की बात हो रही है। तो पुतली क्या करेगी, आकार को कम कर लेगी ताकि कम मात्रा में प्रकाश जाए। तो पहला ऑप्शन, पुतली का आकार नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा तो भाई है ना, ये तो गलत हो जाएगा। पुतली का आकार नहीं बदलेगा, भाई बदलेगा। पुतली का आकार कम हो जाएगा और नेत्र में कम प्रकाश प्रवेश करेगा, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन अगला भी देख लो, पुतली का आकार कम हो जाएगा, सही है। और नेत्र में अधिक नहीं जाएगा, जब आकार कम हो जाएगा तो प्रकाश भी कम जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है भाई। आगे देखो, और देखो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, मैंने इसी चैनल पर क्लास 10 साइंस की पढ़ा रखी है, ठीक है। तो सारे चैप्टर्स के अंदर ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, आप लोग देख भी सकते हैं प्रूफ के लिए, ठीक है भाई। अगला देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है साइंस का, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 48।
क्वेश्चन नंबर 48। अभी जो क्वेश्चन गए थे ना वो लेसन नंबर 10 में मिलेगा आपको, मानव नेत्र, है ना, साइंस की बुक 10th की। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो जो दो तंत्रिका कोशिकाओं के जो बीच का गैप होता है ना, उसे संधि स्थल बोल देते हैं, स्नैप्स बोल देते हैं, सिनेप्टिक दरार बोल देते हैं, युग्मानुबंधन बोल देते हैं, अंतर्गर्तन भी बोल देते हैं। तो ऐसे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्गर्तन या सिनैप्स। सिनैप्स से सिनेप्टिक दरार, युग्मानुबंधन, संधि स्थल, है ना, 5 नाम होते हैं इसके। ठीक है, आगे देखो और कौन सा क्वेश्चन है। इसके अलावा गए थोड़ी ऊपर, नहीं, इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन है भाई साइंस का? इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 66 देखो। एक छात्र ने देखा कि एक अज्ञात दर्पण है, पता नहीं कौन सा है, उसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा सीधा रहता है, और जो सीधा होगा ना वो हमेशा आभासी भी होगा। ठीक है, आभासी सीधा होता है। तो चाहे वस्तु दर्पण के पास हो चाहे दूर हो, ठीक है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है। इनमें से कौन सा दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बना सकता है? तो यहाँ पे किस किस की बात की गई है? उत्तल की, अवतल की, समतल की। ठीक है, तो देखो जो समतल दर्पण होता है ना, ये हमेशा वस्तु का सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। साइज की बात थोड़ी कर रहा है, नहीं, समतल के द्वारा जो इमेज बनेगा प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर बनता है, लेकिन यहाँ पे साइज की बात हो नहीं रही। तो एक तो समतल आपका आंसर होगा। ठीक है, और एक होता है उत्तल, कि जो उत्तल होता है ये भी हमेशा वस्तु का सीधा और आभासी बनाता है, लेकिन वस्तु से छोटा बनाता है। लेकिन यहाँ पे साइज की बात हो ही नहीं रही, केवल प्रकृति की बात हो रही है। तो समतल और उत्तल, या तो समतल नहीं केवल, तो कौन सा हो जाएगा? हाँ, या तो समतल या उत्तल, बिल्कुल राइट है। समतल भी सही है और उत्तल भी सही है। समतल भी वस्तु का आभासी सीधा इमेज बनाता है, साइज में वस्तु के बराबर होता है। उत्तल भी हमेशा आभासी में सीधा बनाता है, लेकिन साइज भी वस्तु से छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे साइज की कोई बात ही नहीं की गई है। तो समतल और उत्तल आपके दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला देखो, आगे कौन सा क्वेश्चन है साइंस का? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आने दीजिए भाई। हो गया क्या? हाँ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 89। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, और यह यौगिक जल में भी घुलनशील है। वह तत्व हो सकता है तो आयरन, सिलिकॉन, कैल्शियम, कार्बन। देखो कैल्शियम जो होता है ना, ये जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड उच्च गलनांक वाला होता है जब जल से क्रिया करेगा तो यहाँ पर बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH प्लस उसमें निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कैल्शियम। और ये आपके देखा जाए तो लेसन नंबर 1 में मिल जाएगा और लेसन नंबर 2 में भी मिल जाएगा आपको भाई, ना, क्लास 10th की साइंस की बुक के अंदर। क्लियर है? इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था? वो भी आपके 10th के किसी न किसी चैप्टर का था। कौन सा क्वेश्चन था? अभी आपने सोल्व किया था ना वो, 1 मिनट में देखता हूँ क्वेश्चन कौन सा था, वो आपको बता दूंगा कौन से लेसन के अंदर मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन था भाई? वो ऊपर गए कहीं पर, वो क्वेश्चन, हाँ, ये लेंस वाला दर्पण वाला, ये आपको लेसन नंबर 9 में मिलेगा भाई। ठीक है, लेसन नंबर 9 में आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आप लोग और भी अधिक श्योर होना चाहते हैं तो वहाँ से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 89 वाला क्वेश्चन था ना अभी जब सोल्व किया था, हाँ जी 89। तो ये आपका हो गया कैल्शियम, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो, और इसके अलावा 96 नहीं है, 97 हो गई। हाँ, एक ये रहा लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है? कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है? तो ये धातु दे रखी है आपको। देखो ये एक्चुअल में जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका आया है सक्रियता श्रेणी। कहाँ से? सक्रियता श्रेणी। ये लेसन नंबर 3 का क्वेश्चन है।
धातु ए धातु वाला। ठीक है, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। एक सकृत श्रेणी होती है, काशी नाथ का मांगीलाल आलू जमीन पर फैलाकर पड़ोसी भाई हीरालाल को देता है। फिर इसके नीचे आएगा कंटिन्यू, कौन है जी आगे आओ पतासी खाने। क्लियर, ये सकृत श्रेणी को याद रखने का तरीका है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे पोटेशियम है ना, वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, वो इन सब को हटा सकता है। हटाने का मतलब क्या है, जैसे ए है और ए के पास बैठा सोडियम, ठीक है, और इसकी मैंने अभिक्रिया करवा दी पोटेशियम से, तो पोटेशियम जो है ना वो Na को हटा के ए के पास बैठ सकता है। मतलब ये हो सकता है AK + Na, लेकिन तभी हटाएगा जब पोटेशियम सोडियम से ज्यादा क्रियाशील होगा। और इसका पता हम किससे लगाते हैं, सकृत श्रेणी से। कैसे कि जो भी धातु है उसके नीचे वाली धातु उससे कम क्रियाशील है। तो यहाँ पर देखो आपको दे रखा है Pb, तो Pb कहाँ पर, ये जो Pb है ना वो Pb के नीचे वाले को हटा सकता है, ऊपर वाले को नहीं हटा सकता, क्योंकि ऊपर वाला इससे ज्यादा क्रियाशील होता है। तो यहाँ पे Pb Mg को हटा सकता है क्या, तो Mg ऊपर है, नहीं हटाएगा, यानी ये अभिक्रिया नहीं होगी। ऑप्शन भी देखो, क्या Fe Cu को हटा सकता है, तो Cu को तभी हटा सकता है Fe जब Cu Fe के नीचे होगा। तो Fe ये रहा, बिल्कुल Fe के नीचे, ये ना नीचे कंटिन्यू है, तो Fe के नीचे Cu आ गया, इसका मतलब Fe Cu को हटा देगा और बन जाएगा FeSO4 + Cu, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये अभिक्रिया हो जाएगी। और चेक कर लो, यहाँ पे FeMg को हटा सकता है क्या, तो FeMg तो Fe से ऊपर है, नहीं हटाएगा। क्या FeZn को हटा सकता है क्या, तो Zn तो Fe के ऊपर है, इसको भी नहीं हटा सकता। तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी आपकी, CuSO4 + Fe, क्या बनेगा FeSO4 + Cu, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके क्लास 10th की साइंस की बुक का लेसन 1 में भी दे रखा है। और यदि आप लोग इस सक्रियता श्रेणी से देखेंगे तो लेसन नंबर 3 में धातु एवं अधातु वाले में दे रखा है। तो ये सारे के सारे आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। मजे की बात यह, सारे क्वेश्चन क्लास 10th की साइंस की बुक से हैं, NCERT। तो कुल मिला के बोर्ड का सीधा सा संदेश ये है कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे NCERT बुक से आने हैं, लगभग कोई 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के बात अलग हो जाती है। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन राइट हुए आपके कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बता देना। तो बाकी सब कुछ आपके सामने, ठीक है, और चीज़ें आप लोग जिस भी प्लेटफॉर्म से मिलाना चाहिए, मैथ वगैरह आप लोग मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।